हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट वीडियो के अंदर बेटा मैंने आपको फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक के स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स करवाए थे। आज हम नेक्स्ट करते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब होता है कि विदेशी करेंसी जो है ना, उसका रखवाला कौन है, उससे संभाल कौन रहा है। तो किसी भी देश के पास जो भी फॉरेन करेंसी होती है ना, उसे संभाल करके रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो आरबीआई के पास होती है बेटा। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ तुम्हें। मान लो भारत की एक आईटी कंपनी है जिसने अमेरिका के एक बैंक के लिए ना कोई सॉफ्टवेयर बनाया है। अब अमेरिका की कंपनी उसके बदले में उसको 10 लाख रुपीज़ की पेमेंट करेगी, जो वो किस में करेगी, डॉलर की फॉर्म में। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, अब वो डॉलर जो है वो सीधे हमारी मार्केट में तो सर्कुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो हमारी करेंसी चलती है। तो कंपनी क्या करेगी, वो जो डॉलर है ना वो आरबीआई को दे देगी, और आरबीआई उसके बदले में हमारे देश की जो करेंसी है उसे दे देगी, जो मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है बेटा। और अगर मान लो कोई भी भारत की एक कंपनी है, वो कहीं बाहर से इंपोर्ट करती है ऑयल्स वगैरह को, ठीक है, तो उससे उसकी पेमेंट जो होगी वो डॉलर में करनी पड़ेगी। लेकिन अब कंपनी जो है वो क्या करेगी, आरबीआई के पास जाएगी, उन्हें अपने देश की करेंसी रुपए देगी और उसके बदले में वो उनसे डॉलर ले लेगी, ताकि वो डॉलर दे करके वो क्या कर सके, ऑयल को परचेज कर सके। यस, तो अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में कहूँ तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम अपनी ज्वेलरी वगैरह या जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेटा, वो बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखते हैं, इसी तरीके से हमारे देश के अंदर भी जितनी भी फॉरेन करेंसी होती है वो आरबीआई के लॉकर में रखी जाती है। इसीलिए आरबीआई को कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब होता है बेटा, बैंकों के बीच में जो पैसों का लेन देन होता है ना, उसके हिसाब को क्लियर करना। जब अलग अलग बैंकों के कस्टमर एक दूसरे को चेक देते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो बैंक जो होते हैं ना वो बेटा आपस में सीधे पैसे का लेन देन नहीं करते, बल्कि वो किसके थ्रू करवाते हैं, क्लियरिंग हाउस के थ्रू करवाते हैं। अब बैंक में जो आरबीआई ने डिसाइडेड किए हुए गवर्नमेंट बैंक्स होंगे, उन्हीं के थ्रू ही ये काम किया जाता है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो दो कोई भी लोग हैं, ठीक है, जिसमें से एक का नाम मैं रमेश कह देती हूँ, एक का सुरेश है। रमेश जो है बेटा, उसका जो अकाउंट है ना वो एसबीआई में है, और जो सुरेश है उसका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है। अब रमेश ने ना सुरेश को 10,000 रुपये का चेक दिया। अब वो किसका चेक देगा, एसबीआई का, क्योंकि उसका खाता रमेश का तो किस में है, एसबीआई में है। अब सुरेश क्या करेगा, वही चेक जो होगा वो अपने अकाउंट के अंदर जो उसके एचडीएफसी बैंक में है उसमें जमा करवा देगा। अब एचडीएफसी बैंक जो होगा ना वो सीधे एसबीआई से पैसे नहीं मांगता। एचडीएफसी क्या करेगा, उस चेक को क्लियरिंग हाउस को भेज देगा। क्लियरिंग हाउस दोनों बैंकों का खाता चेक करेगा और वह रमेश के एसबीआई खाते से 10,000 रुपये काट करके सुरेश के एचडीएफसी खाते में 10,000 रुपये का ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरीके से आरबीआई बैंकों के बीच में होने वाले डेली रूटीन की ऐसे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बेटा, उसको इजी बनाने का काम करता है और सेव करता है। ठीक है, तो इसी को ही हम क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहते हैं। लास्ट फंक्शन आता है बेटा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई और लोन दोनों के देने के प्रोसेस को कंट्रोल करना। अब बाज़ार के अंदर ना तो ज़्यादा पैसा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा कम पैसा होना चाहिए, तो इस बैलेंस को बनाए रखने के काम को ही ना कंट्रोल ऑफ क्रेडिट कहते हैं। इंडिया के अंदर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो आरबीआई की है। अब जैसे देखो, मान लो कोई व्यक्ति कार चला रहा है, अचानक से उसके कार की स्पीड बढ़ जाती है, तो वो क्या करेगा, ड्राइवर स्पीड जो होगा वो या तो कम कर देगा या ब्रेक लगा देगा। और अगर स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो ड्राइवर जो होगा वो रेस को दबा देगा। ठीक है, जैसे ड्राइवर कार की स्पीड को बैलेंस में रख करके चलाता है ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है, इसी तरीके से आरबीआई भी मनी मार्केट में ऐसा ही करता है।
ठीक है। वो भी क्या करेगा, अगर ज़्यादा इकोनॉमी में सर्कुलेशन हो रही है पैसे की तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और अगर इकोनॉमी के अंदर पैसे की कमी हो रही है तो वो पैसे को सर्कुलेट करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है, जो मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में क्लियर करवाया था। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये फंक्शन जो है बेटा वो समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो मेरी इसी तरीके की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं इसी तरीके की और वीडियोस आपके साथ शेयर करूं।